नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। उम्मीदवारों की यहां पर लिस्ट बीजेपी की आई तो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। इस बीच बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। नाम जारी होते ही बीजेपी में भगदड़ मच गई। 30% नए चेहरों को मौका दिया है, पुराने चेहरों को दरकिनार किया तो पुराने चेहरे नाराज नजर आए। लेकिन आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इधर नामांकन का दौर शुरू हो गया। अब ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब जारी करेगी। क्या एक ही लिस्ट में सारे उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे, जनता के बीच में पहुंचा दिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के 66 सीटों पर नाम तय होने की बात सामने आ रही है। बची हुई सीटों पर मंथन चल रहा है। सब कमेटी की आज हो रही बैठक में 24 नामों पर विचार हो रहा है। ऐसे में किसके नाम पर मोहर लगेगी, कब तक आएगी कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट, इसका इंतजार है। लेकिन सवाल भी कांग्रेस को लेकर कई हैं, जिस पर आज करेंगे चर्चा। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आई, बीजेपी में भगदड़ मच गई, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं भी। इधर नामांकन का दौर शुरू हो गया और जब लिस्ट आएगी तो कांग्रेस में किस तरह की स्थिति रहेगी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। आपसे चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आप तक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन भी शुरू हो गए हैं। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। वहीं 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र आरओ एआरओ कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करा सकते हैं। नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जमा करवाए जा सकते हैं। सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंट आउट लेकर उसे नोटरी से सत्यापित कराना आवश्यक होगा। दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। वहीं उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10,000 रुपए जमा करवाने होंगे। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है उन्हें संबंधित चुनाव में आधी राशि यानी 5,000 रुपए सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाने होंगे। हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया के साथ ही कांग्रेस ने टिकट तय करने को लेकर बैठक भी तेज कर दी है। कांग्रेस ने अब तक 66 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की है। 24 उम्मीदवारों के नाम पेंडिंग हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत फिलहाल सीट शेयरिंग फार्मूले पर अटकी हुई है। आम आदमी पार्टी की डिमांड 10 सीटों की है तो कांग्रेस फिलहाल 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी और एनसीपी को भी एक एक सीट देने पर विचार कर रही है। इधर कांग्रेस सब कमेटी ने आज 66 सीटों पर नाम तय होने के बाद बची सीटों के लिए मंथन किया है। सब कमेटी की आज हो रही बैठक में बाकी बची 24 सीटों पर अहम चर्चा हो रही है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने 67 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लेकिन बीजेपी की सीटों के ऐलान के साथ ही बगावत का दौर भी देखने को मिल रहा है। जाहिर है इन सब परिस्थितियों को भांपते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर विशेष सावधानी बरत रही है ताकि लिस्ट जारी होने के बाद बगावत की कम से कम गुंजाइश रहे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, 67 नाम सामने आ गए। बीजेपी में अब उठा पटक का दौर, अब बगावत का दौर भी देखने को मिल रहा है। नाराज नेताओं को मनाने और नाराज नेताओं के दूसरे दल में जाने की खबरें भी आने लगी हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। नामांकन का दौर शुरू हो गया, लोग पर्चा भर रहे हैं, नेता पर्चा भर रहे हैं, उम्मीदवार पर्चा भरने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब तक मंथन कर रही है, जबकि आपको गठबंधन पर बात करनी है, आपको गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात करनी है। उसके बाद आपने प्रचार भी करना है। वोट मांगेंगे नहीं तो वोट मिलेगा कैसे?
देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। महेश के पास जा रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। महेश, यही सवाल आपके लिए भी है कि कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? कांग्रेस की रणनीति में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, उस बैठक में क्या मथने की कोशिश हो रही है? जबकि आपने कहा 66 नामों पर आप सहमत हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं, वो नाम ही आप दे दीजिए जनता के बीच में। देखिए, मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी भले ही 66 नामों के फाइनल होने का जिक्र करे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है वो कहीं कांग्रेस पार्टी में ना हो, यह खतरा तो कांग्रेस पार्टी के सामने पहले से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में इतना तूफान आएगा इसकी आशंका तो हमें भी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से अब भूकंप की स्थिति का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है, कहीं इससे भी बदतर हालात कांग्रेस पार्टी के ना हो, ये कांग्रेस पार्टी के सामने खतरा इस वक्त बना हुआ है। दरअसल तमाम जो अलग अलग गुट हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जाए या कुमारी शैलजा की बात की जाए, यहां तमाम इनके अलग अलग नेताओं के अलग अलग समर्थक हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में हुड्डा समर्थक अलग है, रणदीप समर्थक अलग है, शैलजा समर्थक अलग है। उनकी खेमाबंदी जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए आगे जा रहे थे और यहां यह माना जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो शैलजा समर्थकों के नाम ही फाइनल लिस्ट में देखने को नहीं मिले। या रणदीप सुरजेवाला जो कि कल नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की आखिर जरूरत क्या है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वजह यह कि यहां पर बड़ी तादाद में 1, 2, 3 जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो सबसे मजबूत हैं, कह सकते हैं कि जिताऊ माने जा सकते हैं, वो 3-3 उम्मीदवार एक एक विधानसभा क्षेत्र में हैं और वो अलग अलग गुटों के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के कोटे में वो सीट चली जाती है तो आखिर वो जिताऊ उम्मीदवार क्या करेगा जो पिछले 5 साल से खेती कर रहा है, एक एक वोटर को मनाने की कोशिश कर रहा है और काफी बड़ा खर्च वो जनता की सेवा में लगा चुका है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के खाते में आप आखिरी मिनट में वो सीट डाल देते हैं तो क्या होने वाला है? यहां कांग्रेस पार्टी के वे जिताऊ उम्मीदवार निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करेंगे और आम आदमी पार्टी की संभावना को खत्म कर देंगे। नुकसान किसे होगा? कांग्रेस पार्टी को होगा। जो सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी इन कोटा सिस्टम के जरिए, इस गठबंधन के जरिए खो देगी। अब यह खतरा भी सामने खड़ा है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर भी यहां पर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पर जो अंदरूनी हालात इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों को लेकर उसे बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। बार बार नाम फाइनल हो रहे हैं, उसे रिव्यू करने की जरूरत पड़ रही है। तो 2 मोर्चे एक साथ, 3 मोर्चे में कह सकता हूं। तीसरा, अंदरूनी हालात को लेकर खतरा। दूसरा, यहां पर चीजों को बैलेंस किस तरीके से किया जाए, सभी गुटों को आखिर सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाए। और पहले का जो 1, 2, 3 की जो अगर स्थिति का जिक्र किया जाए तो गठबंधन में कितनी सीटें दी जाए, कौन सी सीटें दी जाए और उन सीटों को अगर गठबंधन में दे दिया गया तो कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर कितना असर उन सीटों से पड़ने वाला है या आसपास की सीटों पर कितना असर उस गठबंधन की सीट से पड़ने वाला है। इन तमाम चीजों का आकलन अभी कांग्रेस पार्टी को करना है। वक्त बेहद कम, घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ती जा रही है, समय घटता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो नतीजे तक पहुंच पा रही है और ना ही अंदर का जो सामंजस्य है वो कायम हो पा रहा है। देवेंद्र, यही सवाल आपसे भी है। कांग्रेस की स्थिति को लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक के वक्त को अगर समझा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त था, ये क्रूशियल वक्त बताया गया तैयारियों को लेकर। और बशर्ते आपने तैयारियां भी की होंगी अंदर खाने, लेकिन नामांकन का दौर शुरू हो गया, बीजेपी की पहली लिस्ट भी आ गई, वक्त बहुत कम है। जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया उस वक्त तो ये कहा गया कि बहुत कम समय मिल रहा है, बहुत कम समय मिल रहा है। लेकिन अब कांग्रेस खुद बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें फैसले नहीं हुए हैं, उम्मीदवारों के नाम नहीं फाइनल हुए, गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ। कंफ्यूजन में आपके कार्यकर्ता भी रहेंगे, कंफ्यूजन में जनता भी रहेगी। फिर कैसे आप बेहतर नतीजे की उम्मीद करेंगे? देखिए पंकज, कांग्रेस जैसा खबरें आ रही है कि 66 सीटों पर 67 सीटों की सूची बीजेपी की आ गई। अब कांग्रेस पर दबाव बढ़ा। कांग्रेस ने 66 नामों पर सहमति बना ली है और बाकी 24 है, बाकी 23-24 जो भी बचे हैं उस पर आज हो रही है। लेकिन हो सकता है कि अंदर, ये तो रिपोर्ट मीडिया को दी गई है, अंदर क्या है स्थिति। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी का जो बीच में एक नया एपिसोड आ गया कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो रहा है, आज दूसरा दिन है, ये अभी भी गुंजाइश बनी हुई है। एक दीपक बाबरिया का एक बयान जरूर आया है कि सिंगल डिजिट में हम आम आदमी पार्टी को सीटें देंगे, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो हम कोशिश छोड़ देंगे। तो मतलब 10 से ज्यादा 10 सीटें वो मांग रहे हैं, लेकिन सिंगल डिजिट का मतलब 5, 6, 7 सीटों तक हो सकता है। लेकिन हरियाणा का जो कांग्रेस नेतृत्व है वो इस हक में नहीं कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो। दरअसल अगर आम आदमी पार्टी से समझौता होगा तो दोनों
7 सीटों के अलावा 6 सीटें जो आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, बाकी सीटों पर भी कांग्रेस को उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस अपनी तैयारियों को छोड़कर उनकी भी उंगली पकड़कर उनको चलाएगी आगे। तो मेरे को नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान जो बड़े नेता ये चाहे, वो अपने के लिए लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जो पीछे है, जिसकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं, उनकी तरफ भी पीछे मुड़कर देखें, उनको साथ ले चले, उनको साथ खींचे अपने, ये स्थिति मेरे को लगता है कांग्रेस में नहीं है। और दूसरा, अभी जैसे 1-2 दिन की बात की जा रही है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी, मेरे को लगता है अभी 1-2 दिन में भी ये दिन और आगे बढ़ेंगे। एक साथ जैसे बीजेपी की टिकटों का हश्र देख लिया, अभी 24 घंटे में नहीं हुए, कल रात को 8, साढ़े 8 बजे, 8:15 बजे के आसपास लिस्ट आई थी। उसके बाद क्या क्या हुआ, अभी 24 घंटे नहीं हुए, राज्य के कई अलग अलग जिलों से, अलग अलग कस्बों से खबरें आ रही है कि इस्तीफा, नाराजगी, पानीपत में भी हुआ और जिलों में भी, हिसार की स्थिति देख लो, रेवाड़ी की देख लो, रोहतक की देख लो। मतलब ये जो रिएक्शंस जोरदार सामने आ रही है, बीजेपी को तो अनुशासित पार्टी कहा जाता है, और बीजेपी अब पार्टी विद डिफरेंस का तमगा लगाए हुआ है कि हमारे में अनुशासन है, दूसरों से ज्यादा है, दूसरों में होना हो, लेकिन हमारे पार्टी में अनुशासन है, मर्यादा में रहते हैं और हाईकमान के आदेशों का पालन होता है, संगठन मजबूत है, पूरे नियमों का पालन करते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, तमाम तरह की दलील दी जाती है। लेकिन बीजेपी के साथ जो हुआ, मेरे को लगता है कांग्रेस का डर भी अब बढ़ गया होगा, क्योंकि कांग्रेस में समस्याएं ज्यादा है, उसमें दावेदार ज्यादा है और कांग्रेस में संगठन भी नहीं है। अभी भी गुटबाजी का असर जिलों में देखा जाता है कि ये शैलजा इनकी नेता है, मेरे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मेरे नेता रणदीप सुरजेवाला है। तो कांग्रेस की चुनौतियां भी अभी कम नहीं है। 1-2 दिन का नाम ले रहे, लेकिन मेरे को लगता है 2 दिन से भी ज्यादा हो सकता है और समय हाथ से निकल रहा है। और जो स्थिति बीजेपी की पहली सूची के बाद आई है, ऐसी संकेत, ऐसी गुंजाइश और ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद भी शायद इसी तरह के हालात हम एक बार फिर देखेंगे। बीजेपी के हालात इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि बीजेपी ने उन तमाम नियम कायदों को दरकिनार किया। उस हिसाब, जिस हिसाब से आपने जिक्र किया कि एक डिसिप्लिन वाली पार्टी, लेकिन जब डिसिप्लिन को पार्टी ने ही खुद तोड़ दिया, परिवारवाद का जिक्र किया, उसके हिसाब से नहीं चली और बाहरी लोगों पर आपने मेहरबानी दिखाई, अपने लोगों पर आपने सितम किया, तो नाराजगी होना जाहिर सी बात है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बीजेपी वाली स्थिति पर तो बात हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को वापसी करनी है सत्ता में। आपको बीजेपी के तमाम उन वादों और दावों, उन कामों को पछाड़कर आपको एक बेहतर उम्मीदवार देना है और उसको जनता के बीच में पहुंचाना भी है, जनता उसे पहचान भी पाए। और उसके बावजूद आपकी लिस्ट नहीं तैयार हो पा रही है, आपका गठबंधन पर डिसाइड आपका नहीं हो पा रहा है कि आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं लड़ रहे हैं। कितना टाइम है कांग्रेस के पास ये सब बताने और दिखाने के लिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है वो कांग्रेस में नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस में भी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन एक बात का अंतर है, भारतीय जनता पार्टी की जो सूची तैयार हुई है वो केंद्र ने तैयार की है, केंद्रीय नेताओं ने तैयार की है। और जो कांग्रेस की सूची तैयार हो रही है उसमें प्रदेश स्तर के नेताओं को भी भूमिका है। मतलब प्रदेश के स्तर के जो नेता तय कर रहे हैं, केंद्रीय जिस स्तर के नेता उसको स्वीकृति भी दे रहे हैं। और जो हरियाणा बीजेपी की सूची है उसमें प्रदेश स्तर के नेताओं की नहीं चली। उस सूची में जो नाम आए हैं, पलवल से गौरव गौतम का नाम आया है, समालखा से जिस तरह से मनमोहन बढ़ाना का नाम आया है, सोनीपत से निखिल मदान का नाम आया है, ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति नहीं थी, तो ये केंद्र के स्तर पर हुआ है। और यही बात है कि कांग्रेस में जो हो रहा है वो प्रदेश स्तर के नेताओं पे हो रहा है। जो सिटिंग विधायक हैं, 28 विधायकों को स्वीकृति दे दी गई है, चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया, तैयारी कर रहे हैं वो लोग। और बाकी भी लोगों के नाम की सूची 2 दिन बाद आ जाएगी, अब तो सार्वजनिक करनी पड़ेगी। और देखिए, खतरा तो कांग्रेस को भी है, कांग्रेस बचेगी नहीं, कांग्रेस में भी बगावत होगी। जहां जहां बहुत दावेदार हैं कांग्रेस के, नीलोखेड़ी है, पानीपत ग्रामीण है, तो ऐसी जगह पे तो टकराव होगा ही होगा, तो उससे कोई आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाता है तो ये स्थिति और ज्यादा खराब होगी, तो इसमें टकराव और ज्यादा होगा। और ये देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में तो गुटबाजी है नहीं, उस स्तर की नहीं है। जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो कांग्रेस में ज्यादा है, कौन किस अपने गुट को कितनी सीटें दिला पाता है इसका शक्ति प्रदर्शन भी होगा। और कांग्रेस में एक समस्या और आने वाली है कि कांग्रेस के अंदर जो आपस में नेताओं का समन्वय, जो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, वो तो अभी से शुरू हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट खुद तय नहीं कर पा रहे थे, और जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बलोडी, उनकी राय की सीट का अभी तक तय नहीं हुआ। भाई, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई। मतलब मोहनलाल बलोडी की अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं चल रही, प्रदेश स्तर की टिकटों में क्या चलेगी। और इस तरह मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है अपनी सीट का खुद ही फैसला नहीं कर पाए, उनको पार्टी हाईकमान ने कहा।
मतलब वहां तो पूरी सूची जो है केंद्रीय नेताओं की बनी हुई है और यहां पर जो है पूरे प्रदेश स्तर के नेताओं की कांग्रेस में पूरी चल रही है, उसी के आधार पर टिकटों का चयन होगा, उसकी झलक भी दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की सूची में आप ये नहीं कह सकते कि अमुक नेता की झलक है, किसी व्यक्ति विशेष की झलक है, लेकिन कांग्रेस की सूची में आपको दिखाई देगा ये इतने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं, इतनी कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, इतने रणदीप सुरजेवाला के हैं, तो कांग्रेस में तो ये दिखाई देगा। खतरा कांग्रेस को भी है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है उससे अगर कांग्रेस के नेता खुश हो रहे हैं तो ये स्थिति उनके साथ भी आने वाली है। जी देवेंद्र, जिस झलक की बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं वो झलक दिखनी तो चाहिए, उसके बाद तो ये तय होगा कि देखिए क्या समीकरण बैठेंगे, कौन कहां जाएगा, बगावत कितनी होगी, विरोध कितना होगा, शैलजा गुट खुश है या रणदीप सुरजेवाला गुट खुश है या हुड्डा गुट सवाल कर रहा है। लेकिन ये सब तो अभी केवल दिल्ली में तय हो रहा है, दिल्ली में बात हो रही है। प्रदेश स्तर पर नाम तय हो गए हों, प्रदेश स्तर पर बात हो गई हो, गठबंधन को लेकर तो हालांकि नाराजगी की बात सामने आ ही रही है, लेकिन उन सबके बावजूद भी जब आप उम्मीदवार दोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, उससे निपटोगे कैसे आप? जब आखिर वक्त में अगर आपने उम्मीदवार दिए, ऐसी स्थिति बनी तो फिर कांग्रेस के लिए और विकट स्थिति हो जाएगी। दिबिन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 पंकज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हैं, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस में हम ज्यादातर सीटों पर मुकाबला माने, ज्यादातर सीटों पर। बाकी जो दल है, जो गठबंधन है, उनका भी इतना मेरे को लगता है इतना ना तो कोई जोर है ना उनकी कोई बात कर रहा है। उनको इंतजार है इनेलो को, जेजेपी को, कि कौन मजबूत नेता बीजेपी कांग्रेस से टिकट नहीं पाते, विरोध करते हैं, उनको लपकने को तैयार बैठे हैं। वो इनेलो और जेजेपी का सारा खेल इसी पर है और बीएसपी का ज्यादा कुछ रहा नहीं है। और एएसपी जो आजाद समाज पार्टी है, उनका भी वो इन जेजेपी के सहारे है। लेकिन जेजेपी और इनेलो का सारा दारोमदार मेरे को लगता है नाराज नेता हो, वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, उन पर है। वो नजर लगाए बैठे हैं। जैसे मैं आज बात चली, शशिकांत कौशिक बहुत नाराज है। शशिकांत कौशिक 2 बार बीजेपी की टिकट पर हारे हैं 2014-19 में, लेकिन अब 2-2.5 साल से लगातार घर घर दस्तक दे रहे थे। बहुत माहौल बना हुआ है, लोगों को उनसे हमदर्दी भी है कि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, एसी कूलर, जिसको जो जरूरत है, 500 बच्चों को गोद लिया हुआ है, एसी लाइब्रेरी है, उनको बुक्स दे रहे हैं, कई सौ लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी गरीबों की इनकी सेवा कर रहा हूं। अभी तो कुछ मैं बना नहीं, टिकट का इंतजार कर रहे थे, 2 साल से लगे हुए थे, और जब टिकट नहीं मिली तो आज हजारों समर्थक उनके समालखा में इकट्ठा हुए, सुबकने लगे, कई रोने लगे कि ये हुआ क्या। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनका विरोध यह है कि कोई बाहर से आया, 1 महीना पहले बाहर से आया और हेलीकॉप्टर में चक्कर लगा गया अपने पिता के साथ। पूर्व मंत्री करतार बढ़ाना के बेटे मनमोहन बढ़ाना को टिकट मिला है। ये लोग ये कह रहे कि अगर किसी लोकल को बीजेपी को टिकट देते हमें मंजूर था। हमारे को शशिकांत कौशिक को नहीं, संजय छोकर है और लोग हैं, तेजेंद्र आटा है और लोग हैं, उनका नाम लिया गया। लेकिन एक बाहर के उम्मीदवार को जो 1 महीना पहले आया है, जिसको शायद पूरे गांव के नाम ही ना पता हो, समालका के क्या गांव के नाम है, हल्के में कौन से गांव है, और आया एक बार हेलीकॉप्टर पे चक्कर लगा के चले गए। उनका आरोप लगा रहे थे कि प्रभावित करके टिकट ली गई है और उनको हम किसी सूरत में यहां से जीतने नहीं देंगे, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और 8 तारीख को इन्होंने चुलकाना धाम, बाबा श्याम का मंदिर है, चुलकाना धाम में एक बड़ी पंचायत बुलाई है। उसके बाद क्या फैसला लेते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या खामोश बैठते हैं, वो बताएगा वक्त। लेकिन उसके अलावा पानीपत में एक और एपिसोड, सत्यवान शेरा है, वो सचिव, प्रदेश सचिव थे, उनकी घरवाली आशु शेरा, वो जिला परिषद की चेयरपर्सन रही है, एक खुद एसएससी में भी मेंबर थे, आज उन्होंने दोनों ने इस्तीफा दे दिया। तो बहुत लोग, उनका ये दलील है कई लोगों की कि अगर एक ही व्यक्ति को बार बार आप टिकट दोगे, बाकी लोग पार्टी में काम क्यों करेंगे? दूसरे लोगों का काम उनका मन कैसे करेगा कि पार्टी के लिए हम अपना पसीना बहाएं, जब आप एक आदमी को रिपीट करते हो। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस के लिए भी मेरे को लगता है कांग्रेस के जो जिलों के नेता हैं या जो दावेदार हैं, टिकट के समर्थक है, कांग्रेस है, उनको भी अनुमान है कि कांग्रेस की स्थिति सूची जब आएगी तो इसी तरह के हालात तब भी दिखाई देंगे और एक तरह से सब अस्त व्यस्त नजर आएगा। कौन कहां जा रहा है, कौन किसको लेके जा रहा है, कौन क्या आरोप लगा रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। जी महेश, टीम के हिसाब से सियासी दल काम करते हैं और ये हिराकी बनी रहती है कि आपको कप्तान से उप कप्तान और उसके बाद सीनियर प्लेयर्स के जरिए आप एक टीम को जिताऊ बनाते हैं।
लेकिन कांग्रेस के मामले में ऐसा नहीं है। बीजेपी के मामले में ऐसा देखने को मिला कि आपका संगठन मजबूत है, आपके पन्ना स्तर के नेता हैं, पन्ना प्रमुख आपने बनाए हैं, उससे नीचे भी आप पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस में संगठन नहीं है। और ऐसी स्थिति जब जानकारी एक कहें कि निचले कार्यकर्ता तक पहुंचानी हो, आपको चुनाव किस तरीके से लड़ना हो और ये आपका उम्मीदवार है उसे बताना हो, तो ये मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के लिए। क्या ये भी कारण माना जा सकता है कि संगठन मजबूत ना होने की वजह से आपने उम्मीदवारों के नाम तो फाइनल कर दिए और उस पर पशुपेश में आप पड़ गए? दूसरा ये कि आप जो 67 नाम बीजेपी ने दिए हैं उनके मुकाबले में आपको उनके मुकाबले में आपको उम्मीदवार देने हैं, ये भी एक प्रेशर है। देखिए पंकज, दो फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं। एक कि भारतीय जनता पार्टी के जिस संगठन का जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल वो संगठन काम करेगा कि नहीं करेगा चुनाव में, ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जो अभी जिक्र चल रहा था कि हेलीकॉप्टर से कोई एक बार विधानसभा क्षेत्र में आया, हेलीकॉप्टर से पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और लिस्ट में उसका नाम है। अब जो लोग 5 साल से काम कर रहे थे, जो लोग लगातार पार्टी की नीतियों को, रीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, वो कौन लोग थे? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनके साथ कौन था? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अब हेलीकॉप्टर से टिकट लेकर आने वाले के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्य करेगा, इलेक्शन में काम करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए थैला उठाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर उसे पहचान लेगा, हेलीकॉप्टर से आने वाले को पहचान लेगा, उसे वोट करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके पास कितने भी पन्ना प्रमुख हो, किसी भी तरह का संगठन हो, लेकिन सवाल तो ये भी है कि 24 घंटे पहले जिसका विरोध वो कर रहे थे, जिसकी नीतियों के खिलाफ वो खड़े थे, चाहे वो जननायक जनता पार्टी से आने वाले लोग हों, विधायक हों, चाहे दूसरे राजनीतिक दलों से आने वाले लोग हों, अगर 24 घंटे पहले तक और सालों से, दशकों से आप जिनका विरोध कर रहे थे, अब वो आपकी पार्टी के नेता हैं, उनका जयकारा आपको लगाना है, उनके थैले आपको उठाने, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन, वोटर इसके लिए तैयार है? अब दूसरा फैक्टर यहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को दरअसल संगठन की जरूरत इस चुनाव में क्यों नहीं है? इससे पिछले चुनाव में भी संगठन नहीं था, उससे पिछले चुनाव में भी संगठन कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। क्यों कांग्रेस पार्टी अभी संभावनाओं के साथ खड़ी है? संभावनाएं सिर्फ इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज लोग हैं, जिन्हें मोदी पसंद नहीं है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, उनके पास मोदी से बचने का, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता कायम करने का विकल्प क्या है? कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है। और यही वजह कि कांग्रेस पार्टी की तरफ यहां लोगों का झुकाव देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद करें। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी ही कांग्रेस पार्टी की ताकत है और इसी ताकत के बूते कांग्रेस पार्टी को किसी संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस पार्टी में तूफान नहीं आएगा। यकीनन कांग्रेस पार्टी में तूफान आएगा। जैसे ही टिकटों का ऐलान यहां पर होगा, 2-3 का जिक्र तो मैं कर रहा हूं, 2-3 कौन लोग हैं जो जिताऊ हैं, जिन्हें ये हम मानकर चल रहे हैं कि चुनाव मैदान में अगर उतार दिया गया तो जीत उनकी सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन उसके अलावा पीछे भी 20 लोग 22 लोग बैठे हैं जिन लोगों ने नामांकन की उम्मीद के साथ, पार्टी का टिकट हासिल करने की उम्मीद के साथ 5, 10 और 20 हजार रुपए जमा करवाए हैं पार्टी में। वो लोग भी इंटरव्यू देकर आए हैं, वो भी एक खतरा है। तो ऐसे में यहाँ जो लेयर 1 के नेता हैं, 1, 2 और 3, ये निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, ये पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। जो तूफान भारतीय जनता पार्टी में आया है वो तूफान कांग्रेस पार्टी में भी आएगा ही। वीरेंद्र जी, इस तूफान की आहट क्या कांग्रेस जानती होगी? क्योंकि जिस तरीके से मंथन हो रहा है उससे तो लगता है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कांग्रेस जो सपना देख रही एक बार फिर से सत्ता में आने का, वो चकनाचूर हो सकता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस को तो कल्पना है ही है, ऐसी बात नहीं है। जो कांग्रेस जो है विपक्षी मतों का विभाजन रोकने के लिए आम आदमी पार्टी से, सपा से, कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने के लिए तैयार है। क्या उसको ये नहीं पता कि उसकी जब जो टिकटों का वितरण होगा उससे विद्रोह होगा और जो है तब मतों का विभाजन होगा? तो ये कांग्रेस की कल्पना में तो है, लेकिन कांग्रेस इसको रोकेगी कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, लेकिन जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका कोई आधार नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी बैठकें ले रहे हैं, उनको सक्रिय कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो काफी हद तक अपने इस विद्रोह पर काबू पा लेगी, लेकिन जो लोग छोड़कर चले गए, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका और आगे भी होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी जो और भी 23 उम्मीदवारों की सूची आनी है उस पर भी काफी कुछ टकराव है, चाहे रोहतक है, चाहे महेंद्रगढ़ है, ऐसी जगह कई हैं, बावल की सीट भी है। और कांग्रेस जो है सभी उम्मीदवारों की अब जो है इकट्ठी सूची निकालेगी। कितने उम्मीदवारों की सूची निकालती है कांग्रेस, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो कांग्रेस को में खतरा तो कांग्रेस के लिए भी, ऐसी बात नहीं है जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में होगा कांग्रेस उससे छूती रहेगी।
लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस को ये बात मानी जाए, कांग्रेस में जो दावेदार तो बहुत ज्यादा हैं और वहां एक लग भी रहा है कि कांग्रेस को कि उनकी सरकार आने वाली है। ऐसे में जो दावेदार होंगे, हो सकता है कि कांग्रेस के साथ अपने संबंध ना बिगाड़े, पार्टी में रहना ही अपना ज्यादा उचित समझे, लेकिन कोई ना कोई वो दिलासा तो लेना चाहेंगे ही। जी देवेंद्र, एक छोटे शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने 67 नाम दे दिए सामने, कांग्रेस की भी 66 पर बात बन चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है, कुछ नाम आएंगे। और अभी मौजूदा वक्त में वो कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला काटेगा, या ये कह सकते हैं कि बहुत दिलचस्प होगा, जिसे देखने और बताने में भी अच्छा लगेगा? देखिए पंकज, बीजेपी की लिस्ट मेगा लिस्ट इस बार इसलिए आई है क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे, जो मीडिया में खबर है कि प्रधानमंत्री छोटी लिस्ट नहीं मेगा लिस्ट चाहते थे, ताकि ये मैसेज आए कि पार्टी संगठन मजबूत है, बीजेपी वापसी का दावा करिए तीसरी बार। तो प्रधानमंत्री जैसा चाहते थे, बड़ी लिस्ट इस बार आई है। थोड़ी लिस्ट अब टिकटें रह गई हैं, 23 टिकटें अभी उम्मीदवार आने बाकी है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस के लिए देखिए मजबूत सीटें जहां लड़ाई पूरी होनी है, एक तो कैथल की सीट है। कैथल से मेरे अपने सूत्रों से बात हुई है, वहां जैसे बीजेपी को लीलाराम गुर्जर को टिकट दिया गया है, लेकिन जो मेरे को पता है, मेरी जानकारी में है कि वहां एंटी इनकम्बेंसी है और लोग अभी से दावा करें कांग्रेस वाले के एक तरफा जीत सुरजेवाला की होगी 35,000 से। इस तरह की बातें होने लगी हैं उम्मीदवार आने के बाद। और जैसे सोनीपत है, रोहतक है, करनाल सीएम सिटी रहा है 2 बार मनोहर लाल जी के टाइम, और नायब सैनी भी अब तो सीएम सिटी शायद नहीं रहेगा, जो भी लड़ेगा जीतेगा। कौन जीतता है, करनाल में भी मुकाबला होना है। इसके अलावा सिरसा, हिसार सीटें हैं, उधर दिल्ली से सटे गुड़गांव, फरीदाबाद, ये बड़े ऐसे जिले हैं जहां उठा पटक या हार जीत बहुत कम वोटों से होनी है। तो इन सीटों पर नजर लगी हुई है। जैसा हम मान रहे, बीजेपी कांग्रेस में ज्यादातर सीटों पर मुकाबला है, बाकी का कोई नाम नहीं ले रहा। हम भी फील्ड में रहते हैं, बस बीजेपी या कांग्रेस में मुकाबला है, कौन जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा। चर्चा सिर्फ लोगों में बीजेपी और कांग्रेस की है, बाकी दुष्यंत चौटाला ने नामांकन करते हुए कह दिया कि मामला इस बार त्रिकोणीय होने जा रहा है, यानी कि कुछ उम्मीदें जेजेपी ने भी लगाई हुई अपने गठबंधन को लेकर भी वो लोग सोच रहे हैं। हालांकि सोचना, देखिए वो दावे चुनाव में किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे और जेजेपी की चमक नजर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम वादियों पर भी होगी ना। जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। बीजेपी के 67 नाम सामने आ गए हैं, कांग्रेस के 66 नाम फाइनल हो गए, ऐसी जानकारी है, लेकिन अभी लिस्ट आना बाकी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।